Dear students, today I am going to continue our topic nutrition in animals and this is from our science book of class 7. प्यारे बच्चों, आज मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जो शेष भाग है उसको आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर एक चित्र बनाया है गाय का, तो जाहिर सी बात है आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गाय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ऐसा क्या है जो हम में और काव में डिफर कर रहा है। तो बच्चों, काव इज ए रूमिनेंट एनिमल। अब इसे क्यों कहते हैं ये हम समझेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले गाय के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें किस टाइप के तीत पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, काव इज एन हर्बीवोरस एनिमल, दैट्स वाई इट डजंट हैव कैनाइन टीथ। गाय जो है वो शाकाहारी जंतु है और इसमें कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते हैं। इसमें इंसीजर, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स पाए जाते हैं, क्योंकि कैनाइन टीथ की इनमें कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। कार्निवोरस एनिमल्स में कैनाइन टीथ पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात हो गई कि इनमें दांतों की बनावट कैसे होती है, कौन से दांत इनमें पाए जाते हैं। दूसरी बात है कि गाय हर्बीवोरस है, मतलब ये घास खाती है। सभी बच्चे जानते हैं कि गाय क्या खाती है? घास खाती है। तो घास जो है वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। घास कहाँ से आता है? प्लांट से। ये घास खा रही है तो ये क्या हुई बच्चों? हेट्रोट्रॉफिक एनिमल हुई। गाय क्या हुई? हेट्रोट्रॉफिक एनिमल हुई। जैसे और एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक हैं, ठीक उसी तरह से गाय भी हेट्रोट्रॉफिक एनिमल है। अब अगर ये ग्रास खा रही है तो आप जानते हैं कि प्लांट सेल में सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है? सेल वॉल होता है। और सेल वॉल किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। तो गाय को भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है। तो चलिए अब हम इस डायग्राम को समझते हैं कि इस डायग्राम में क्या है। देखिए बच्चों, ये इसका इसोफेगस है, काव का स्ट्रक्चर है, और ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल में ये इसका इसोफेगस है, और ये जो बड़ा सा पोर्शन देख रहे हैं ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पर एक बड़ा सा पोर्शन है, रूमेन इसको बोलते हैं। चूंकि इसमें रूमेन पाया जाता है इसलिए गाय को रूमिनेंट्स एनिमल कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसका स्टमक है वो बहुत बड़ा होता है। काव का जो स्टमक है वो बहुत बड़ा होता है और उसके 4 पोर्शंस होते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। 1, 2, 3 और 4 रूमेन। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे रेटिकुलम है, ओमेसम है और एबोमेसम है। इसके अब क्या क्या काम है वो हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या काम है। तो सबसे पहले गाय क्या खा रही है बच्चों? घास खा रही है, शी ईट्स ग्रास। और वो जो घास है वो बहुत जल्दी खा रही है, बहुत तेज़ी से खा रही है। अगर इसका हम देखें कि एडेप्टेशन से इसका क्या रिलेशन है, तो संभवतः ऐसा हुआ होगा कि गाय जब जंगलों में रहा करती होगी, जब वो पालतू नहीं रहा करेगी काफ़ी पहले के समय में, तो उस समय वो कार्निवोरस एनिमल से बचने के लिए बहुत तेज़ी में घास को खाया करती होगी। और उसका स्टोमक का एक पोर्शन होता होगा जो उसको स्टोर करता होगा। और जब वो जल्दी जल्दी खा लिया करती होगी, जब झाड़ियों में छुप जाया करती होगी, तो फिर से उसको वापस रिटर्न लाती होगी अपने मुंह में, उसको आराम से उसको च्यू करती होगी। तो मे बी पॉसिबल कि इसका कहीं ना कहीं एडेप्टेशन से भी रिलेशन हो। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये जो रूमेन है, यहाँ पर बच्चों ए लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज को पचाने के लिए सेल्यूलेज नामक एंजाइम को सेक्रीट करते हैं। तो यहाँ पर पार्शियली, जब पहले एक बार गाय घास खाती है तो वो पार्शियली यहाँ पर आता है और पहले उसका पार्शियली डाइजेशन होता है और फिर ये बैक रिटर्न होकर के जाता है यहाँ पर। यहाँ पर जब दोबारा ये जाता है तो इसमें ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्लाइवा मिक्स होता है। यहाँ पर पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, यहाँ से पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद एक कर्ड के रूप में ये यहाँ आया और यहाँ पर इसमें क्या हुआ? अ लार्ज नंबर ऑफ स्लाइवा जो है अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में स्लाइवा इसमें मिक्स होता है और फिर ये बैक टू रूमेन आता है। यहाँ पर इसका दोबारा
डाइजेशन स्टार्ट होता है और डाइजेशन अब यहाँ से होते होते यहाँ पे रूमेन आप देख लेंगे, ये स्ट्रक्चर है। रूमेन में जब हो जाता है तो फिर इसके बाद जो फूड है जो डाइजेस्ट हो रहा है वो आता है रेटिकुलम में। रेटिकुलम में भी डाइजेशन कंटिन्यू होता है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ये है रेटिकुलम, यहाँ पे मैंने लिखा भी है इसका नाम, ये रेटिकुलम है। यहाँ पर इसका डाइजेशन होता है। फिर जब यहाँ पे इसका डाइजेशन होता है तो उसके बाद यहाँ पर जो फूड आ रहा है वो बैक्टीरिया के साथ आ रहा है। ध्यान देने वाली बात ये है कि रेटिकुलम में बैक्टीरिया इसके साथ साथ आ रहे हैं, फूड के साथ आ रहे हैं और यहाँ पे इसका डाइजेशन होता है और उसके बाद हो जाता है ओमेसम में। ओमेसम में नंबर ऑफ फोल्ड्स होते हैं जो कि अब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करते हैं। यहीं से अब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है जहाँ पर कि वाटर और बाइकार्बोनेट्स होते हैं बच्चों, उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब यहाँ पर ओमेसम में वाटर और बाइकार्बोनेट अब्जॉर्ब्स हो जाते हैं तो जो डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट हो रहा है फूड, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है और कंसनट्रेट होने के बाद वो आ जाता है एबोमेसम में। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एबोमेसम जो है उससे आप कह सकते हैं इट इज़ ट्रू स्टोमिक, क्योंकि यहीं पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह निकलते हैं और यहाँ पर जाकर के जो बैक्टीरियाज हैं उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करते हैं और फिर फर्दर डाइजेशन चलता है और यहाँ से होते स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में डाइजेशन होता है। तो अब अगर इसका हम लोग पाथवे देखें कि वो किस पाथ से वो आ रहा है जा रहा है, तो इसको अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है तो अगर उसको देखते हैं तो माउथ, यहाँ माउथ है, फिर रूमेन, रूमेन के बाद अगेन माउथ, माउथ के बाद फिर वहाँ पे च्यूइंग हो रहा है, अगेन रूमेन, आफ्टर देन रेटिकुलम, ओमेसम, ओमेसम के बाद एबोमेसम और एबोमेसम के बाद इंटेस्टाइन और कोलन और फिर एनस। तो ये हुआ इसका बच्चों पाथवे कि इस काव में जो डाइजेशन हो रहा है उसमें फूड कैसे कैसे आगे जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसमें समझ गए होंगे। खास बात यह है कि इसमें कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते हैं, इन्हें सेलुलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोज एंजाइम चाहिए और उसके बाद इसका स्टमक जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है जिसके 4 चैम्बर्स होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। एबोमेसम जो होता है वही सही मायने में स्टमक होता है और वहीं पर एसिड निकलता है जो बैक्टीरिया को मारते हैं और उससे पहले जो भी काम हो रहे हैं वो बैक्टीरियाज के प्रेजेंस में हो रहे हैं। तो ये है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में मैंने आपको बताया और अब मैं बताने जा रही हूँ आपको एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ के बारे में। बच्चों मैं आपके सामने ये एक अमीबा का डायग्राम बना रही हूँ। अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एक प्रोटोजोआ है। अब है कि इसमें न्यूट्रिशन कैसे होगा। ये क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी ये सभी चीज़ें पाई जाएंगी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फ्रूट वैक्यूल सभी पाए जाएंगे इसमें। चलिए ये मैंने एक बनाया अमीबा का डायग्राम। अमीबा क्या है, अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ नहीं ये। अब क्या होता है, ये अमीबा जो है इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंजेक्शन कैसे होता है। हमने हाथ से खाया, गाय ने घास खाई और यहाँ पे हम देखेंगे इसमें कैसे हो रहा है। तो जैसे अमीबा को सेंसेस होता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे ये खा सकता है, तो ये अपने सीडोपोडिया, सीडोपोडिया बच्चों बोलते हैं, सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर, यानी कि फॉल्स पैर जिसे कि हिंदी में बोलते हैं कूटपात। तो सीडोपोडिया के द्वारा इसको इनगल्फ करता है। वो उसको जैसे मान लीजिए कि ये कोई फूड पार्टिकल है तो इसको वो अपने सीडोपोडिया को इलोंगेटेड करते हुए और उसको वो क्या करता है, फूड को इनगल्फ कर लेता है। ऐसे जैसे इसको करेगा तो यहाँ पर ये इसका फूड है, ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, फूड वैक्यूल। अब क्या होगा इस फूड वैक्यूल में, इस फूड वैक्यूल में ये फूड जो है वो डाइजेस्ट होगा। इसमें भी एसिड निकलेंगे, जैसे हमारे स्टमक में एसिड निकलते थे वैसे यहाँ भी एसिड है और वो क्या करेगा कि वो इस ऑर्गेनिज्म को मार देगा। ये जो उसने जो भी इसने फूड लिया है उसको वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, वो किल करेगा। आप जानते हैं कि लाइसोसोम पाए जाते हैं,
लाइसोसोम क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, तो वो इसमें इसकी हेल्प करता है। उसके बाद ये फूड जो है वो इसके अंदर डाइजेस्ट होते जाएगा और ये बहुत सारे होते हैं, अमीबा में ये बहुत सारे होते हैं और ये मूव कर रहे हैं और जहाँ पर भी अमीबा को डाइजेस्टेड फूड की आवश्यकता होगी वो वहाँ पर अब्जॉर्ब किया जाएगा और वहाँ पर उसका यूज़ किया जाएगा। वहाँ पे उसका क्या होगा बच्चों, यूज़ किया जाएगा उसके ग्रोथ में, उसके रिप्रोडक्शन में, इसके मेंटेनेंस में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, जब वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनमें इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, ऑब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। तो इसमें भी वो सभी हुए। और अब बात आती है इजेशन की। तो जब अब्जॉर्प्शंस हो जाते हैं, एसिमिलेशन हो जाते हैं, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, तो जैसे मान लीजिए ये वाला है फूड वैक्यूल है, तो ये साइड में आएगा, ऐसे साइड में आते जाएगा और जहाँ पे इसका टच करेगा सीडोपोडिया से, वहाँ पर ये क्या करेगा, इसमें हल्का सा ब्रेक करेगा, टूटेगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वो बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और साथ ही साथ इजेशन। तो इस तरह से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये एक जो प्रोटोजोआ है, अमीबा है, उसमें हमने देखा कि कैसे इसमें न्यूट्रिशन होता है, कैसे काउ में न्यूट्रिशन होता है और कैसे ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन होता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी शंका हो तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसका निवारण करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।